हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे। देखो भाई, हमने पढ़ा जनन, ठीक है, जिस तरह से एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलकर क्या हो रहा था, युग्मनज, और आगे जाकर बच्चे का निर्माण होता है। और बच्चे के अंदर कुछ माता पिता, कुछ जो हमारे जनक हैं उनकी तरह कुछ समानताएं देखी गई। उनकी आँख में, नाक में, कान में, हाइट में, हाथ पैर में, कलर में, ये सब समानताएं देखी गई। पर ऐसा थोड़ी ना था कि जो बच्चा, जो शिशु पैदा हुआ है वो हूबहू अपने जनक की तरह, अपने माता पिता की तरह, नहीं ना, कुछ विविधताएं आई, कुछ वेरिएशन आई। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे। पहले जो माता पिता से कुछ बच्चे के अंदर चीज़ें गई, जैसे जो लक्षण जा रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, वंशागति, उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और जो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ चेंजमेंट आ रहे हैं, जिससे वो हूबहू सेम टू सेम अपने माता पिता की तरह नहीं है, उसे हमने क्या बोला है, विविधता, वेरिएशन। और ये दोनों चीज़ें एक इकाई के अंदर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी, जेनेटिक्स एक इकाई है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस, वेरिएशन क्या होता है, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किस किसने सिद्धांत दिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स है, जो अनुवांशिकी है, उसके फादर कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। ठीक है, इनका पूरा नाम था ग्रीगर जोहन मेंडल, ग्रीगर जोहन मेंडल। और जो जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स हम इतना प्यारा नाम ले रहे हैं, ये किसने दिया था, बेटसन ने। ठीक है, BAT, बेटसन ने। ठीक है, और यही बेटसन को हम मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों, क्योंकि मेंडल जो थे वो बहुत पहले के, भाई 1800 करीब वो थे, 1800 उनका अभी आएगा, 1800 उनका 22 में जन्म हुआ था, मतलब बहुत पहले की उन्होंने बातें बताई भाई। 1865 में उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, रिजल्ट दिया था। और जब वो मर गए थे उसके बाद भी उनको उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। ठीक है, उनके मरने के 1600 बाद, मतलब जब वो 1800 मान लो 1884 में मरे थे, उसके 16 साल बाद 1900 में उनको बाद में जाकर कुछ वैज्ञानिकों ने, 3 वैज्ञानिक थे, अभी हम पढ़ेंगे, उन्होंने पता लगाया था कि हाँ भाई, मेंडल ने ये सब चीज़ें बता रखी है पहले से ही। ठीक है, जिनमें ह्यूगो डे विरीज भी थे, है ना, जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया। तो उनके बाद जाकर उन्हें सक्सेसफुल, मतलब उनके जो रिज़ल्ट था, जो उनका पूरा का पूरा थ्योरी थी, जो उनके प्रिंसिपल्स थे जेनेटिक्स को लेकर, उनको पढ़ा गया और फिर उनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मॉडर्न कौन है, मॉडर्न हमारे कौन है, वही बेटसन। ठीक है ना, बेटसन ने शब्द दिया था जेनेटिक्स। और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल जो फादर है, मतलब जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया था, वो कौन थे, हमारे मॉर्गन। ठीक है, ये सारी बातें याद करने वाली, इस वजह से इसे पहले पढ़ाया गया ताकि थोड़ा दिमाग में खुल जाए। ठीक है, मॉर्गन थे एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन थे, ह्यूमन जेनेटिक्स गैरोड, क्या थे, गैरोड। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स के जो फादर है वो कौन है, गैरोड। ठीक है, अब जीन जो है, जीन देखो कितना प्यारा नाम है। एक जो हमारा जनक है, उससे जो बच्चा, जो शिशु है, इसके अंदर क्या जाता है, ऐसे फादर से जो फादर बनना है उसके अंदर क्या जा रहा है, ऐसा कौन सा रसायन जा रहा है, उसमें रसायन जो मेंडल ने बोला था कारक फैक्टर, पर हमें पता है आज क्या जाता है, जीन जाता है। तो जीन जो है अनुवांशिकी की क्या है, इकाई है। ठीक है, इकाई है, इनहेरिटेंस की इकाई, यूनिट है। ठीक है, तो वो क्या, किसने बताया था, जो जीन नाम है वो किसने थे, जोहानसन ने दिया था। किसने, जोहानसन ने। ठीक है, एलील एंड होमो हेट्रोजाइगस, ये भी शब्द एलील क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, और होमो और होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये शब्द किसने दिए थे, बेटसन ने दिए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न क्या बोलते हैं, मॉडर्न जेनेटिक्स ऑफ, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। और ये सिंबल, जैसे हम जब भी जेनेटिक्स की बात करेंगे, TT और इसी तरीके से CC, ऐसे मतलब अलग अलग उससे बात करेंगे हम, है ना, TT करके, ऐसे करके, PP करके, या आकार को जब हम व्यक्त करते हैं तो उसके लिए अलग चीज़ का, मतलब सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो किसने करा था, वो करा था मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन ही क्या है, एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना, तो अभी हमने कुछ नहीं देखी है, ये सब वैज्ञानिकों के बारे में देखा है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। जैसे मैं कुछ शब्दों के बारे में ले रहा हूँ अनुवांशिकी में, जैसे मैंने कारक बोला, तो ये कारक जो है, ये जो मैं फैक्टर बोले, किसके लिए बोला, ये मैं जीन के लिए बोला, और ये मेंडल ने दिया था। ठीक है,
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हीं को कारक कहा जाता है। और जॉनसन ने इस कारक को जीन कहा था। और ये कारक जीन होता क्या है, ये डीएनए का छोटा भाग होता है, छोटा बिल्कुल डीएनए का छोटा भाग होता है, ठीक है ना, कारक। और वंशागति की इकाई भी होता है जीन, ठीक है ना। अब एलील क्या होता है, जिसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में एलील बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, ठीक है। ये युग्म विकल्पी क्या होता है, एक जोड़ी जीन जो समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जो कोई भी एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। मतलब ये युग्म विकल्पी क्या है, एक युग्म, एक जोड़ा है, एलील एक जोड़ा है जो एक गुणसूत्र पर, मतलब एक समान गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, है ना, उन पर ये पाया जाता है पूरा एक जोड़ी जीन, जो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक लक्षण को बनाते हैं। जैसे मेरा टी, है ना, एक फीमेल का टी, या मेरा स्मॉल टी, एक फीमेल का स्मॉल टी, या एक बड़ा टी, एक छोटा टी। ये टी मतलब टॉल, मतलब कि क्या, लंबाई को जो दर्शाएंगे, बौनेपन को जो दर्शाएंगे। तो अगर मान लो मेरा स्मॉल टी, इसका कैपिटल, मेरा कैपिटल, उसका स्मॉल टी, ये सब जो होते हैं ये एक पूरे युग्म मिलते हैं। और ये कहाँ होते हैं, समजात गुणसूत्र पर भी होते हैं। समजात गुणसूत्र के एक युग्म, एक जोड़ी जब जीन आपस में जुड़ते हैं तो किसी एक लक्षण को दर्शाते हैं, उसी को एलील बोलते हैं, उसी को एलील बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं। अब मान लो अगर ये युग्म विकल्पी क्या हो, एक समान हो, जैसे कैपिटल टी हो, तो उसे हम होमोजाइगस, समयुग्मता बोलते हैं। और ये सब किस में हो रहा है, युग्मक में हो रहा है, इसीलिए हम जाइगस मतलब जाइगोट में हो रहा है ना, तो इसीलिए समयुग्मता, ठीक है ना। एक जोड़ी जीन समान होते हैं तो समयुग्मता, कैपिटल टी में स्मॉल टी। और अगर यही युग्मक में जो हमारे जो क्या नाम है, जीन है, एक जोड़ी जीन, ये अगर अलग अलग विपरीत हो, समान ना हो, असमान हो, तो उसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। और ये हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और एलील, ये तीनों शब्दों का प्रयोग किसने करा था, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं। क्या नाम था उनका, बेटसन, है ना। बेटसन ने इन शब्दों का उपयोग करा था। उसके बाद जीनोटाइप क्या था, जीन प्रारूप और फिनोटाइप। जीन टाइप, जिसे हम इंग्लिश में जीनोटाइप को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। और फिनोटाइप को क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले यदि जीन को लिख कर व्यक्त करते हैं ना, लिख कर व्यक्त करते हैं, तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। तथा जब यह लक्षण उत्पन्न, मतलब कुछ बनाते हैं, कुछ निर्धारित करते हैं, कुछ बनाते हैं ना, तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। तो लक्षण मतलब जब आते हैं उसके अंदर तो फिनोटाइप, और जब हम लिख कर व्यक्त करते हैं तो जीनोटाइप, या उसे समझाते हैं, बताते हैं तो जीनोटाइप, ठीक है ना। अब ये सब चीज़ें हमने मतलब देख ली हैं, ठीक है। जो भी हमारे मतलब एक तरह से बेस था, एक आधार था, एक नींव थी, ये सब हमने क्लियर कर ली है। हमने शब्द देख लिए, शब्द किसने दिए और फादर कौन थे, ये सब चीज़ें हमने देख लिया। अनुवांशिकी क्या है और वंशागति क्या है, विविधता क्या और अनुवांशिकी क्या है, ये सब अभी हमने देख लिया। अब हम आते हैं चैप्टर की शुरुआत में मेंडल के ऊपर। तो मेंडलवाद पढ़ने वाले, मेंडलिज्म पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंडल के ऊपर है। अब ये मेंडल कौन थे, देखो भाई, मेंडल एक वैज्ञानिक थे जो कि एक पादरी थे, मॉन्क थे। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। और इनका जन्म हुआ था 1822 में और मृत्यु हुई थी 1884 में। तो 1822 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी एक ब्राइट डिसीज़ की वजह से, जो किडनी में होती है, ठीक है ना। और देखो भाई, इनका कार्य क्या था, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनका कार्य किसके ऊपर था, ये भी हम देखें तो जेनेटिक्स के ऊपर होगा। मतलब इनका कार्य जो था किसके ऊपर था, पाइसम सैटिवम, मतलब मटर के ऊपर था। और मटर वो कौन सी थी, गार्डन पी थी। कौन सी की, उद्यान मटर थी। कौन सी, गार्डन पी मतलब उद्यान मटर थी। और 1856 में, 1856 में इन्होंने अपना ये कार्य शुरू करा था। और 1863 में, मतलब 7 साल तक, 1886 से 1863 में 7 सालों तक इन्होंने इस मटर के ऊपर वर्क करा था। और निष्कर्ष निकाला था 1865 में, मतलब 1865 में इन्होंने रिजल्ट दिया था। और ये रिजल्ट पब्लिश किया था किसमें, नेचर ऑफ स्कैंडरवेरियन में, मतलब एक तरह का अखबार होगा, उसमें नेचर ऑफ स्कैंडरवेरियन में इन्होंने ये पब्लिश करा था। पर देखो भाई,
जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। और मृत्यु की यहाँ तक कि 16 साल बाद 1865 में इन्होंने क्या दिया, नेचर ऑफ स्कैंडर ऑफ वेरिन में अपना ये पूरा का पूरा रिजल्ट दिया कि भाई मटर में ऐसे ऐसे इन्होंने ये सब सिद्धांत दिए कि यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, वंशागति की दर्शा रहे हैं, ठीक है ना, आनुवांशिकता दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। पर इनको सक्सेसफुल नहीं हासिल होती है। और जब ये मरते हैं 1800 करीब 84 में 1884 में जब इनकी मृत्यु होती है, और उसके 16 साल बाद जाकर तीन वैज्ञानिकों ने इनके जो खोज है उनको फिर से खोजा, मतलब पुनः खोज करी। और वो तीन वैज्ञानिक कौन से थे, 1900 में, मतलब 1884 में इनकी मृत्यु और 16 साल बाद 1900 में तीन वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष, ये फिर से पुनः इनकी खोज करी। क्या, कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डे विरीज और एरिक वॉन टेशरमार्क, ठीक है, एरिक वॉन टेशरमार्क। तो ये कार्ल लॉरेंस कौन थे, ये कार्ल लॉरेंस जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने काम करा था मक्के के ऊपर, कॉर्न के ऊपर, और वर्क करने के बाद कॉर्न के ऊपर फिर जब इन्होंने अपनी रिसर्च को मतलब फिर से दोहराया तो इनको पता लगा कि भाई ये तो पहले से ही खोज कर दी, और ये किसने खोज करी है, ग्रीगर जोहान मेंडल ने, ठीक है ना। तो इसके बाद उनको बारे में पता लगा भाई ये तो बहुत जाने पे, मतलब ये तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, इन्होंने तो पहले ही खोज कर रखी है। उसके बाद कौन सा है भाई, म्यूटेशन के जिन्हें फादर बोला जाता है, जिनका नाम क्या था, जिनका ह्यूगो डे विरीज बोला जाता है। ये कहाँ के थे, ये थे हॉलैंड के, और इन्होंने जो अपनी खोज थी वो किसके ऊपर करी थी, इन्होंने अपनी खोज करी थी प्रिमरोज के ऊपर, ठीक है, प्रिमरोज। तो इनको भी पता लगा भाई जो हमारे मेंडल थे, ग्रीगर जोहान मेंडल, उन्होंने पहले ही खोज कर रखी है। तीसरे वैज्ञानिक एरिक वॉन टेशरमार्क, इन्होंने भी खोजें करी अलग अलग, जैसे कि इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खोजें करी, प्लांट्स के ऊपर, जंतुओं, ड्रोसोफिला, इन सब के ऊपर। और फिर इन्हें पता लगा भाई ये तो पहले से ही क्या नाम है, मेंडल ने खोज कर रखी है। तो ये भी बड़े भाई आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये तो पहले से इन्होंने 16 साल पहले 1865 में खोज कर रखी थी। अब ये बात होती है भाई इतनी बड़ी खोज है पर लोगों को पता क्यों नहीं चला भाई मेंडल ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर रखी है, क्यों नहीं पता लगा। तो यही इनकी असफलता के कारण थे। क्या था, सबसे पहला कारण था उस ज़माने में क्या थे भाई, कम साधन थे। किसके कम साधन थे, उनकी जो खोज थी है ना, उसको संचार करने के माध्यम कम थे। तो दूर संचार के माध्यम कम थे, इसी वजह से दूर दूर के वैज्ञानिकों तक ये बात नहीं पहुंचा पाए थे। दूसरा क्या था, ज़्यादातर जो वैज्ञानिक थे उस ज़माने के, उस समय के, वो सब क्या कर रहे थे, वो सब डार्विन के ऊपर ध्यान केंद्रित था, मतलब डार्विन पर ध्यान था उन सब का कि डार्विन क्या कर रहे हैं, डार्विन ने ये खोज करी है, डार्विन ने अपनी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर भाई किताबें लिखी हैं, तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान था। तीसरा भाई मेंडल ने जो निष्कर्ष रिजल्ट निकाला था ना, उसमें गणित, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करा था। और उस ज़माने के जो बायोलॉजिस्ट थे वो मैथमेटिक्स में ये तो बोलो अच्छे नहीं थे, या उन ज़माने में मैथमेटिक्स का उपयोग बायोलॉजी में नहीं होता था। तो इस वजह से जो उनका रिज़ल्ट जो उन्होंने थ्योरी दी थी उसको समझने में उन्हें परेशानी हुई, क्योंकि उनके लिए नई चीज़ थी, गणित को बायोलॉजी में लिया है, मैथ को बायोलॉजी में लिया है। अब चौथा कारण क्या था असफलता का, कि उन्होंने जो रिज़ल्ट जो फैक्टर बताया था कि देखो भाई एक जो मतलब कि एक जो जनक है उससे जो संतति, जो उससे बच्चा पैदा होता है, शिशु पैदा होता है, उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल जाता है जिसकी वजह से उसमें क्या आती है, अनुवांशिकी आती है, जिसकी वजह से क्या आती है, इनहेरिटेंस आती है ना, और उसी की वजह से आगे जाके विविधताएँ आती हैं। और तो वो उस कारक को, उस केमिकल को नहीं समझा पाए थे डिटेल में। तो ये भी एक असफलता का कारक था। जब उनसे पूछे भाई बताओ तो कारक कौन सा था, तो नहीं बता पाए थे। अब मेंडल की सफलता का कारण देखो भाई, ये सब तो असफलता है, पर उनका जो रियल जो वो था, ये तो पहुंचाने में असफल हो गए थे वैज्ञानिकों को, पर जो उनका रियल कहते थ्योरी थी, जो इनहेरिटेंस के ऊपर थ्योरी थी, जो जेनेटिक्स के ऊपर थ्योरी थी, वो तो पूरी सफल थी ना। क्यों हुई सफल, क्यों हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को, ग्रीगर जोहान मेंडल को, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मेंडल ने अपने प्रयोग में जनक शुद्ध विपरीत लक्षण वाले कारक लिए थे, है ना। उन्होंने क्या लिया था भाई, उन्होंने
शुद्ध मतलब एक तरह से शुद्ध भी और विपरीत लक्षण मतलब अलग अलग लक्षणों वाले कारक लिए थे, ठीक है ना। उन्होंने जीन लिए थे अलग अलग शुद्ध, जैसे टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से उन्होंने क्या लिए थे, विपरीत लक्षण और शुद्ध भी लिए थे ना, शुद्ध जनक लिए थे। अब दूसरा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में एक समय पर 1 से 2 लक्षणों की वंशागति को देखा, ज़्यादा नहीं, उन्होंने केवल एक समय पर एक ही लक्षण को देखा था कि ये वाले लक्षण को अभी मैं देख रहा हूँ, फिर दूसरे लक्षण को, इस तरह से इन्हें 7 साल लग गए थे, ठीक ना। सभी प्रयोग का रिकॉर्ड मेंटेन रखा था, जितने भी उन्होंने प्रयोग किए थे ना, उन सब का जो रिकॉर्ड था उन्होंने मेंटेन रखा था, ठीक है ना, बनाए रखा था। चौथा, उन्होंने अपने प्रयोग को में मटर को चूज़ करा। अब मटर को क्यों करा, क्योंकि मटर जो पी होती है वो 2 महीने में उग जाती है, नई पीढ़ी आ जाती है। दूसरा, 100 परागण भी उनके अंदर मिलता है, ठीक है ना। तीसरा, बीज का आकार बड़ा होता है, इस वजह से उनको माइक्रोस्कोप मान लो देखने में क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है ना। तो मटर का प्रयोग करता। सबसे मेन बात यहाँ पर है कि उन्होंने एक समय पर एक ही उसको लक्षण को या 2 लक्षण को देखा, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखा था, और जो शुद्ध विपरीत लक्षण वाले उन्होंने जनक लिए थे और मटर उन्होंने चूज़ करी थी, ये उनकी सफलता के कारण है। अब मेंडल ने कुल कितने लक्षण को बताया, मेंडल ने कुल 7 लक्षणों को बताया, ठीक है। और उन 7 लक्षण में कौन कौन से, पूरी एक टेबल है। सबसे पहले उनके 7 लक्षणों में पहला हमने किस तरीके से रखा, और गुणसूत्र संख्या होती है ना। प्रभावी अप्रभावी जीन तो पता ही होगा, ठीक है। प्रभावी मतलब शुद्ध हो, और अप्रभावी मतलब कि उसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और लक्षण कौन कौन से थे, पहला है प्लांट की हाइट, पौधे का क्या बोलते हैं, आकार, ठीक है, वो सॉरी आकार नहीं, पौधे की लंबाई, है ना। तो वो कितनी थी, देखो भाई, पहला तो लंबा होगा प्रभावी में, प्रभावी क्या होंगे, लंबे होंगे, और अप्रभावी बौने, ठीक है। और ये गुणसूत्र संख्या कौन सी थी, 4 इसकी, ठीक है ना। अब ये गुणसूत्र संख्या तो समझ रहे होगे कि मतलब 4 पर जीन मिल रहा है, कौन सा हमें, प्लांट हाइट का, मान लो टी, और वही उस दूसरे जो समजात होगा, जो समरूप होगा, क्योंकि एक जोड़ी जीन होता है वही आगे जाके लक्षण को उत्पन्न करता है। तो पहला तो हो गया, चौथे पे गुणसूत्र कौन सा, लंबा, मान लो टी, है ना। और दूसरे मतलब कि माता का मान लो, ये पिता का है टी, माता का मान लो स्मॉल टी हो गया, या कैपिटल हो गया। तो जब जीन आएगा, किस में आएगा जीन, एक तो निकल के आएगा, किस में आएगा, युग्मनज में आएगा, और ये युग्मनज में आएगा तो क्या होगा भाई, जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है ना, तो या अभी टी है तो लंबा होगा, ठीक है ना, अगर स्मॉल टी है तो बौना होगा। इस तरह से ये चौथे पे रहते हैं। और मटर के अंदर जो गुणसूत्र संख्या एक सेल के अंदर वो कितनी होती है, 14, और ये माता के अंदर भी 14 होगी। और जब ये युग्मक के उसमें आते हैं, ठीक है ना, तो कितनी होती है, 7, और जब ये आपस में मिलते हैं तो 14 हो जाती है। और ये 7 में चौथे नंबर पर ये कौन सा है, प्लांट की हाइट है। दूसरे नंबर पर फ्लावर की पोजीशन है, ठीक है, कि जो फूल है वो अक्ष पर होगा या फिर किस पे होगा, कक्ष पे होगा या अक्ष पर होगा। तो कक्षीय जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए प्रभावी कौन से होते हैं, अक्षीय, और अक्षीय होते हैं और शीर्ष होते हैं। तो अक्षीय में कौन सा हो गए, प्रभावी होगा, अप्रभावी में शीर्ष पर, क्योंकि शीर्ष पे कम होते हैं, ठीक है। कितने होंगे, वो भी चौथे गुणसूत्र पे हो गए, मतलब चौथे गुणसूत्र पे जीन मिलने अलग अलग। पहला तो हो गया प्लांट की लंबाई, हाइट, दूसरा हो गया फ्लावर की पोजीशन, तीसरा क्या होगा, फली का शेप, फली मतलब पॉड, जो फली है उसका जो शेप है, मतलब कि शेप क्या होता है, जैसे फूली हुई फली होती है एक मटर की, और एक सिकुड़ी हुई होती है, सिकुड़ी और फूली। तो जो शेप है वो कैसा होगा, देखो भाई, प्रभावी ज़्यादातर कैसी होती है, फूली हुई, तो प्रभावी, और अप्रभावी जो मतलब कम रहती है, जैसे कि सिकुड़ी हुई, ठीक है। और इनकी भी जो गुणसूत्रीय संख्या वो चौथे पर, तो चौथे पर 3 तरह के जीन मिलने हैं जो दर्शाते हैं लक्षण। पहला तो कौन सा है, पहला है प्लांट की हाइट, ठीक है, दूसरा है फ्लावर की पोजीशन, और तीसरा हमारा पॉट का शेप, पॉट मतलब फली। अब चौथा है पॉट का कलर, मतलब रंग कैसा होगा। हमने देखा है पॉट का जो कलर है, ज़्यादातर जो मटर है उनका कलर कैसा रहता है, हरा, है ना, फली का। और जो अप्रभावी, मतलब प्रभावी हो गया ज़्यादातर होगा, अप्रभावी कुछ होते पीले, ठीक है, तो हरा पीला। और ये गुणसूत्र संख्या 5वें पर होते हैं, ठीक है ना, 5वें पर।
सीड का शेप, बीज का जो शेप है, बीज का जो आकार है ना, वो कैसा होगा। एक तो देखो बीज का आकार गोल होता है, ठीक है, एक होता है झुर्रीदार। तो एक गोल हो सकता है या झुर्रीदार हो सकता है। तो गोलाकार ज़्यादा देखते हैं प्रभावी, और अप्रभावी कौन सा कम देखते हैं, कौन सा, झुर्रीदार। और ये गुणसूत्रीय संख्या होती है 7, ठीक है ना, 7 पे। 5वें पर हमने क्या देखा था, पॉट का कलर हरा पीला, और ये 7वें पर हम क्या देख रहे हैं, गोलाकार झुर्रीदार, किसका, बीज का शेप, है ना। अब सीड का कलर, जो बीज है उसका कलर क्या होगा। अभी देखो हमने पॉट का कलर देखा था, हरा जो था वो प्रभावी था और पीला जो था वो क्या था, अप्रभावी था। पर यहाँ पर जब हम बीज का कलर देखेंगे उल्टा हो जाएगा, पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये गुणसूत्र संख्या 1 पर होंगे। और इसी तरीके से दूसरा लास्ट का है 7वां, 6 हो गए हमारे। 7वां है फ्लावर का कलर, फूल का कलर कैसा होगा। देखो भाई, जो हम जब मटर के जब वो देखते हैं पौधे, तो उनमें जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ज़्यादातर होते हैं वो बैगनी होते हैं। तो ज़्यादातर बैगनी होंगे तो ये प्रभावी, और जो कम होंगे वो अप्रभावी। कौन से होते हैं, सफ़ेद। तो बैगनी सफ़ेद, बैगनी प्रभावी, सफ़ेद कैसे होते हैं, अप्रभावी। और गुणसूत्र संख्या 1। तो गुणसूत्र संख्या 1 पर 2 मिलना है। कौन कौन से, पहला तो है बीज का कलर, दूसरा कौन सा है, फूल का कलर, फूल का कलर, ठीक है ना। और जो गुणसूत्र संख्या 4 है उस पे मिलने हैं 3, है ना। कौन कौन से मिलने हैं, पहला तो हमारा हो गया जो फूल है उसकी स्थिति हो गई, है ना, पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गई। दूसरा जो है वो मटर का क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, नहीं, फली का शेप, जो हमारी क्या है, फली है, जो पॉड है उसका शेप हो जाएगा। कैसा शेप होता है, एक तो फूला हुआ और एक सिकुड़ा हुआ, ठीक है, ये भी 4 से हो जाएगा। हाँ, प्लांट की हाइट, जो पौधा उसकी जो लंबाई है, हाइट है वो, ठीक है ना, तो वो भी 4 पर होगी। और 5 और 7 पे अकेले। 5वें पर कौन सा है, 5वें पर है पॉट का कलर, है ना, पॉट का कलर मतलब कि फली का कलर, हरा पीला। और सीड शेप जो है वो 7वें पर है, बीज का जो आकार है ना, बीज का आकार कैसा हो सकता है, या तो गोलाकार हो सकता है या फिर झुर्रीदार हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी हमने लेक्चर देखे।